हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मिस्टर टायकून क्राई बेबी पार्ट 2 चैप्टर 11 क्या तुम बेवकूफ हो और अभिमन्यु रघुवंशी। एक आलीशान विला के बाहर करीबन 2530 गाड़ियां रुकी। बीच वाली गाड़ी को छोड़कर सभी में से हथियार लेस कमांडो जल्दी से बाहर निकले और एक लाइन में अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। बीच वाली गाड़ी के ड्राइवर सीट से एक लड़का बाहर निकला। वो तुरंत ही पीछे का गेट खोलकर 2 कदम पीछे हो गया। जैसे ही गेट खुला, एक हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र 29 साल होगी, वह अपने कोट के बटन लगाते हुए बड़ी ही एटीट्यूड से बाहर आया। उसने एक नज़र विला को देखा जो रात के अंधेरे में किसी चांद की तरह चमक रहा था। उसके आसपास बहुत हरियाली थी। विला में जब इंटर करो तो बीचों बीच एक फाउंटेन पड़ता है और उसके बगल में गार्डन था जिसमें हर तरह के पेड़ और पौधे लगे हुए थे। एक नज़र विला को देखता हुआ अपने लंबे कदम भरते हुए विला के अंदर चला गया। अपने बॉस को जाते देखा, वह लड़का भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। वह हैंडसम लड़का अपने रूम में आया। उसका रूम बहुत ही ज्यादा आलीशान था। रूम का कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट और ग्रे में था। वह अपने रूम में इंटर किया और बाथरूम की तरफ जाने लगा। अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने साइड मुड़कर बड़े से मिरर में अपने आप को देखा। ना चाहते हुए उसकी नज़र अपने होठों पर चली गई। वह अपने अंगूठे से होठों को छूते हुए बड़े ही जुनून भरी आवाज में बोला, क्राई बेबी, तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब आपने तो समझ गए होंगे ये कौन है। ये हमारे स्टोरी के हीरो विधांश है। विधांश बाथरूम में चला गया। करीबन आधे घंटे बाद वॉशरूम का गेट खुला। वह टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेक थी। उसने सिर्फ अपनी कमर में एक वाइट कलर की टॉवल लपेट रखी थी। शॉवल लेने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। उसने अपने बाल सुखाए और टॉवल वहीं सोफे पर रख दिया। फिर वैसे ही सोफे पर बैठकर वह लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा। विधान को नींद आने से रही। दिन रात मेहनत कर उसने ये शोहरत हासिल की थी। अब उसे बनाए रखने के लिए भी उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह आज काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सामने चंचल का मासूम चेहरा आ रहा था। उसकी शैतानियां उसे याद आ रही थी। ये सब याद करते हुए उसके होठों पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने लैपटॉप बंद किया और जाकर बेड पर लेट गया। एक हाथ मोड़कर अपने सिर के पीछे रखा और एक टक सीलिंग की ओर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ मिसेज रघुवंशी स्नेहा को बहुत प्यार कर रही थी। उनकी नज़र में गाड़ी से उतरते हुए राज पर पड़ी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वह तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ी और खुश होकर बोली, राज, क्या तुम स्नेहा को लेकर आए हो? फिर वह स्नेहा की तरफ देखकर बोली, बेटा जल्दी से पापा को बुलाओ, उन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की है, हमें उनका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। राज ने उन्हें देखकर कहा, आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर रघुवंशी बोली, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, चलो। राज मना करना चाहता था लेकिन जब उसने देखा कि मिस्टर रघुवंशी भी आ गए हैं उसे लेने के लिए तो उसने कुछ भी नहीं कहा। स्नेहा जल्दी से उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, राज प्लीज चलो, तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हो, कम से कम एक थैंक यू बोलने का मौका तो दे दो। राज ने स्नेहा की तरफ देखा। उस चांदनी रात में उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था जिसे वह एकटक देखता ही रह गया। जल्दी से होश में आया और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है स्नेहा, यह मेरे रास्ते ही पड़ता था तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ आने में। स्नेहा उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। लोगों ने पहले ही स्नेहा का सामान घर के अंदर पहुंचा दिया था। अंदर जाने से पहले राज को अचानक से कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। विला चांदी की रोशनी से चमक रहा था। सामने एक छोटी और नाजुक लड़की थी जो अपना सूटकेस धीरे धीरे घसीट रही थी। रात के आसमान के नीचे उसकी परछाई बहुत ही ज्यादा लंबी लग रही थी। वह अपना सिर झुकाए हुए चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसमें एक अजीब सा अकेलापन नजर आ रहा था। स्नेहा ने देखा कि राज आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया और चंचल को देखता पाया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तुरंत ही राज की आस्तीन खींचते हुए बोली, राज तुम क्या देख रहे हो, जल्दी चलो अंदर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर राज उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, ठीक है चलो। राज और स्नेहा लिविंग हॉल में सबके साथ बैठ गए। मिसेज रघुवंशी ने स्नेहा को अपने पास बिठाया और तुरंत ही नौकर को चाय बनाने और स्नेहा के पसंद का खाना और पेस्ट्री बनाने के लिए कहा।
फिर वे राज से बातें करने लगी। राज उनसे बातें तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान अभी भी चंचल पर था। तभी उन सभी के कानों में कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी उम्र करीब 29 साल होगी, उसने इस वक्त ग्रे कलर का शर्ट और ब्लैक लोअर पहनी हुई थी। उसकी शर्ट बहुत ही ज्यादा फिटिंग थी जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर बिल्कुल जच रही थी। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही स्नेहा ने उसे देखा उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत ही खड़ी हुई और खुशी से बोली, भाई। जी हाँ, ये हैंडसम लड़का और कोई नहीं, स्नेहा और चंचल का बड़ा भाई है जिसका नाम अभिमन्यु रघुवंशी है। उसने एक नज़र सभी पर डाली और लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी रौबदार आवाज में मिसेज रघुवंशी से पूछा, चंचल कहाँ है? मिसेज रघुवंशी जो स्नेहा को प्यार से खिलाने में व्यस्त थी, उन्होंने जैसे ही यह सवाल सुना अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, मुझे कैसे पता होगा कि वह कहाँ है? अभिमन्यु ने अब किसी से कुछ भी नहीं पूछा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। स्नेहा ने जैसे ही देखा उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, भाई क्या आप 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं? मैंने आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा है, आप आकर देख लीजिए। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी। वह बहुत ही प्यारी आवाज में अभिमन्यु से बात कर रही थी ताकि वह उसके पास आ जाए। लेकिन अभिमन्यु बिना पूछे कोल्ड वॉइस में बोला, इसे यहीं रहने दो, मैं बाद में देखूंगा। अभिमन्यु के इस रवैये से स्नेहा की आंखें लाल हो गईं। अपने गुस्से को कंट्रोल करके धीमी आवाज में बोली, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से देना चाहती हूँ। अभिमन्यु को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सीधे दरवाजे की ओर चला गया। मिसेज रघुवंशी अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव होते हुए नहीं देख सकती थी। उनका चेहरा उतर गया। वह गुस्से से अभिमन्यु पर चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई है? ये सुनकर अभिमन्यु रुक गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो स्नेहा की आंखों में उदासी थी। क्या तुम नहीं आ रहे हो? मिस्टर रघुवंशी गुस्से से बोले। भाई, स्नेहा सिसकते हुए बोली। अभिमन्यु कुछ बोलने हो जा रहा था कि उसी समय दरवाजे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी लड़की 27 इंच का एक बड़ा सा सूटकेस अपने साथ अंदर ला रही थी। ये देख अभिमन्यु उसकी ओर बढ़ा और पास में जाकर बोला, तितली, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम यह नहीं उठा सकती हो तो तुम्हें अंदर लाने के लिए किसने कहा? इतने सारे नौकर हैं, कोई भी ले आता। अभिमन्यु चंचल को तितली कहकर बुलाता था। चंचल अपना सिर नीचे करके सारी ताकत से सूटकेस को खींचने की कोशिश कर रही थी। जब उसने सुना कि कोई उसे बेवकूफ कह रहा है, उसने तुरंत अपना सिर उठाकर देखा। अभिमन्यु को देखकर वह उसे घूरने लगी, वहीं अभिमन्यु उसे घूर रहा था। चंचल ने कोई रिएक्ट नहीं किया, अपना सिर झुकाए हुए सूटकेस को खींचने लगी। इसे मुझे दे दो, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? ये कहते हुए जैसे ही अभिमन्यु उसके पास आया, वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गई और अपना सूटकेस खींच लिया। फिर अपनी आंखें घुमाते हुए उससे भी ज्यादा ठंडी आवाज में बोली, कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने वह 27 इंच का सूटकेस खींचते हुए उसके बगल से गुजर गई। अभिमन्यु बस एकटक उसे देख रहा था। उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन कैसे बदल गई, लेकिन जो भी हो वह खुश था। चंचल उन सभी को इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। तभी मिसेज रघुवंशी उसे टोकते हुए बोली, क्या तुम इतने दिन घर से बाहर रहकर अपनी तमीज भूल गई हो? क्या तुम्हें यहाँ आकर अपने मॉम डैड से नहीं मिलना चाहिए? वहीं मिस्टर रघुवंशी ने राज को देखा। उसका रिएक्शन देखकर मिस्टर रघुवंशी मिसेज रघुवंशी को डांटते हुए बोले, बस बहुत हो गया, बच्चे थक गए हैं और उन्हें आराम की जरूरत है, तुम इतना क्यों बोल रही हो? स्नेहा एक अच्छी बहन का फर्ज निभाते हुए सोफे से उठी। चंचल की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, चंचल आओ बैठो और कमरे में जाने से पहले कुछ खा लो। अपना सूटकेस यहीं पर छोड़ दो, कोई इससे ले जाएगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सभी ने देखा कि चंचल ने वह बड़ा सूटकेस उठाया और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। उससे गायब होने में समय नहीं लगा। चंचल के जाते ही मिसेज रघुवंशी ने एक ठंडी सांस ली और स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बिठाते हुए बोली, बेटा तुम बैठो, अगर वह खुद ले जाना चाहती है तो उसे ले जाने दो। वह हमेशा से इतनी अजीब रही है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है।
मगर स्नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ सोचकर वो इविल स्माइल करने लगी। चैप्टर 12 आप मेरे भाई नहीं है और तितली इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। स्नेहा मिसेज रघुवंशी को देखकर बोली मां मैं अभी आती हूँ। ये कहकर उसने सामने रखी पेस्ट्री और फ्रूट्स के कुछ टुकड़े उठाए और एक प्लेट में रखकर सीढ़ियों से होते हुए चंचल के रूम में जाने लगी। वह चंचल के रूम के बाहर खड़ी थी। यहाँ पर उसे कोई नहीं देख रहा था, इसलिए वह अपने असली रंग में आ गई। उसने बड़े ही एटीट्यूड से गेट को खटखटाया। चंचल ने दरवाजा खोला। चंचल ने अभी अभी शावर लिया था तो उसके लंबे काले घने बाल गीले थे और उसके चेहरे पर भी कुछ पानी की बूंदें थीं। उसने जैसे ही स्नेहा को गेट पर देखा अजीब से भाव लाकर बोली क्या बात है। स्नेहा उसे देखकर बोली क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। फिर उसने हाथ में पड़ी प्लेट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं और मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। चंचल चुपचाप अपनी बहन की नौटंकी देख रही थी, फिर वह थोड़ा सा साइड हो गई। इस पर स्नेहा ने मुंह बनाया और चंचल को धक्का देकर आगे बढ़ी और लापरवाही से प्लेट को जाकर बेड पर रख दिया। जितना सुंदर स्नेहा का कमरा था उतना ही सिंपल चंचल का था। स्नेहा के कमरे में सारी लग्जरी चीजें मौजूद थीं, लेकिन चंचल का रूम एक हॉस्टल जैसा था, जैसे कि किसी नॉर्मल से स्टूडेंट के लिए बनाया गया हो। वहां पर सिर्फ एक छोटा सा बेड, एक अलमारी और एक टेबल रखा हुआ था। इसके अलावा कोई भी बड़ी चीज नहीं थी वहां। चंचल टॉवल से अपने बालों को पोंछने लगी। जब स्नेहा ने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो वह उसे घूरते हुए बोली बहन क्या बोलना है तुम्हें। स्नेहा उसकी तरफ मुड़ी और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली चंचल अगर तुम अच्छा बिहेव करोगी, चुप रहोगी और अपने आप को काबू में रखोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो शायद तुम इस परिवार में नहीं रह पाओगी। चंचल ने अपनी पलकें उठाईं और बड़े ही जिज्ञासा से पूछा आपकी बातें सुनने का क्या मतलब है। स्नेहा ने उसे देखकर वह कुछ न समझने का नाटक कर रही है। इस पर स्नेहा हंस पड़ी और बोली मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हें पहले जैसी हो जाना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चंचल अपनी आंखें रोल करते हुए टॉवल को अपने कंधे पर रखा और स्नेहा की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली अरे ऐसा है। उसे अपनी तरफ आता देख स्नेहा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे रिसोर्ट में हुई घटना याद आ गई जिससे वह खुद को रोक नहीं पाए और एक कदम पीछे हट गई। चंचल उसके बेहद करीब आ गई थी। स्नेहा फिर से एक कदम पीछे हटी और वह बेड पर गिर गई। चंचल ने अपना एक पैर बेड पर रख दिया जिससे स्नेहा और डर गई। चंचल अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर प्यार से बोली मुझे माफ करना बहन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। स्नेहा गुस्से से बोली तुम। उसने गुस्से से चंचल को धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही चंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद को दूर कर लिया। स्नेहा खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ाकर उसे उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए बोली ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझना, अगर तुम नहीं समझना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अपने माँ बाप की सबसे लाडली बेटी हूँ। अगर कोई भी मेरे मम्मी पापा के बीच आने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। इतना कहकर वह गुस्से से दरवाजा पटकते हुए रूम से बाहर चली गई। चंचल ने जैसे ही स्नेहा को गुस्से में देखा वह खुशी से अपने हाथ हिलाते हुए मीठी आवाज में बोली थैंक यू बहन। फिर वह आराम से बैठकर प्लेट उठाए और पेस्ट्री का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। उसे खाते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा ये कितना टेस्टी है। नीचे मिसेज रघुवंशी बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। उन्होंने जैसे ही स्नेहा को आते देखा उनकी आंखें चमक उठी और वह तुरंत बोली बेटा यहाँ बैठो। अभिमन्यु ने देखा कि स्नेहा के पीछे कोई नहीं आ रहा था, इसका मतलब चंचल उसके साथ नीचे नहीं आई। मिसेज रघुवंशी राज की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली बेटा तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या तुम स्नेहा की पढ़ाई पर ध्यान रखोगे। राज मुस्कुराते हुए बोला आंटी आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, स्नेहा पढ़ाई में अच्छी है, प्रिंसिपल भी हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। अभिमन्यु अब ये सब नहीं देखना चाहता था, वह तुरंत खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला मैं जा रहा हूं, आप लोग बातें करो। उसे जाते देख मिसेज रघुवंशी के भाव चढ़ गए। वह खड़ी हुई और अभिमन्यु को देखकर बोली तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तितली से मिलने जा रहा हूं, ये कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। स्नेहा और मिसेज रघुवंशी एक दूसरे को देखते ही रह गईं।
रूम में चंचल बड़े मजे से पेस्ट्री खा रही थी और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। उसने उस वक्त डोरेमोन वाली शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसमें वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। तभी गेट नॉक हुआ। चंचल ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था दरवाजा खोलने का, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्नेहा फिर से उसे परेशान करने के लिए आ गई है। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बिना सामने वाले इंसान को देखे बोली, क्या तुम मुझे फिर से परेशान करने आ गई हो? तुम क्यों? वह अपनी पूरी बात कह पाती उसने सिर उठाकर देखा तो सामने अभिमन्यु खड़ा हुआ था। वह उसे घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु ने उसकी नाजुक और कोमल आवाज सुनी। वह उसे देखकर बिल्कुल किसी गुस्से वाली बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी जो अपने पंजे मारने को तैयार थी। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, क्यों मैं नहीं आ सकता तितली? ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के लिए तुम बाहर क्या गई? तुम्हारा गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जब देखो तब इस छोटी सी नाक पर बैठा रहता है। चंचल ने कुछ भी नहीं कहा और वह उसे गुस्से से घूरने लगी। अभिमन्यु उसके क्यूट चेहरे को देखकर बोला, क्या तुम अभी भी मुझे अपना भाई नहीं कहोगी? ये सुनकर चंचल अपनी आंखें छोटी करते हुए और मुंह बिगाड़कर कहा, आप मेरे भाई नहीं हो। अभिमन्यु जो स्माइल कर रहा था, चंचल की यह बात सुनकर उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वह उसे देखकर ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं तितली, चलो मेरे साथ बाहर। क्या स्नेहा ने तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम्हारा छोटा सा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है? अभिमन्यु की बात सुनकर चंचल को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मजाकिया हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा तो आपको पता है कि स्नेहा मुझे परेशान करती है। आप स्नेहा के भाई हैं, मेरे नहीं। अगर आप मेरे भाई होते और कोई मुझे परेशान करता या तकलीफ देता तो आप उससे लड़ाई करते, इस तरह खड़े होकर तमाशा नहीं देखते। चंचल को लग रहा था कि अगर अभिमन्यु उसका भाई होता तो उसे पता होता कि उसकी बहन से कैसा बुरा व्यवहार हो रहा है, तो वह उसे मार देता। अभिमन्यु ने जैसे ही चंचल की बात सुनी, वह उसकी बात से इनकार नहीं कर सकता था। उसे बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, क्या तुम्हारा कोई और भाई है जो तुम मुझे अपना भाई मानने से इनकार कर रही हो? चंचल तुरंत गुस्से से उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोली, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप भाड़ में जाओ। चंचल ने दरवाजा इतनी तेज बंद किया कि वह अभिमन्यु की नाक पर लग गया। बेचारा दर्द के मारे 2 कदम पीछे हो गया। शुक्र है कि वह जल्दी से पीछे हट गया, वरना उसकी जंगली बहन ने उसकी नाक तोड़ दी थी। वह अपनी नाक को सहलाते हुए बोला, मेरी तितली इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसने एक नज़र बंद दरवाजे पर डाली और अपनी नाक रगड़ते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह चंचल के रूम का गेट नॉक हुआ। उसने खोला तो देखा सामने स्नेहा खड़ी थी। उसे देखकर चंचल का मुंह बन गया। वह अंदर आए, अपना बैग लेकर स्नेहा को इग्नोर करते हुए नीचे आ गई और तुरंत ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर सैंडविच उठाकर खाने लगी। मिसेज रघुवंशी उसे देखकर गुस्से से बोली, ये कोई उठने का टाइम है जब तुम्हारी बहन जैसे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तुम्हारे, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम दोनों मेरी बेटी हो, पर तुम दोनों इतने अलग क्यों हो? चंचल सैंडविच खाते हुए हमेशा की तरह मिसेज रघुवंशी को देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, शायद मैं आपकी रियल बेटी नहीं हूं, इसलिए मुझे आपका प्यार नहीं मिलता। चंचल की बात सुनकर मिसेज रघुवंशी का गुस्सा हद से पार हो चुका था। वह उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि चंचल ने अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। मिसेज रघुवंशी उसके पीछे इशारा करते हुए अपने दांत पीसकर सामने बैठे अभिमन्यु को देखकर बोली, देखा तुमने इसका एटीट्यूड? अभिमन्यु शांति से दूध पी रहा था। उसने दूध का एक घूंट लिया और बोला, लेकिन उसने जो कहा सही कहा। हो सकता है माँ आप डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाती? शायद आप तितली की असली माँ ना हो। इस पर मिसेज रघुवंशी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? अभिमन्यु तुरंत खड़ा हुआ और मिसेज रघुवंशी को देखकर बोला, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उन दोनों भाई बहन के जाने के बाद मिसेज रघुवंशी ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने उसे जन्म देकर गलती की? वह मुझे ऐसे कैसे बात करके गया?
स्नेहा तुरंत ही मिसेज रघुवंशी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शांत हो जाए माँ, भाई का ऐसा कोई मतलब नहीं था और चंचल शायद इस बात से नाराज है कि आप हमेशा मुझ पर ज्यादा प्यार लुटाती हो, इसलिए उसने कल रात मुझसे शिकायत की। और इतना कहकर स्नेहा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या कल उसने तुम्हें परेशान किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मिसेज रघुवंशी गुस्से से बोली, क्यों नहीं सोचती कि उसके पास ऐसी कौन सा टैलेंट है जो मुझे उससे प्यार करना चाहिए। ये सुनकर स्नेहा मुस्कुरा दी। मिसेज रघुवंशी ने अपने आप को शांत किया और स्नेहा को देखकर बोली, तुम्हें क्लासेस के लिए लेट हो जाएगा। फिर वह उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आई। वे दोनों जैसे ही बाहर आए, चंचल गाड़ी में बैठकर सैंडविच खा रही थी। उसे देखकर मिसेज रघुवंशी उसे वार्निंग देते हुए बोली, चंचल कॉलेज में अच्छा बिहेव करना, अगर तुमने अपनी बहन को परेशान किया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चंचल को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना सैंडविच खत्म किया और चुपचाप फोन खोलकर चलने लगी। कॉलेज का टाइम खत्म होने के बाद चंचल कॉलेज के बाहरी किनारे पर रखी एक बेंच पर अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसका चेहरा भी पूरा लाल था। उसे देखकर लग रहा था कि वह रो रही थी। वहीं सड़क के दूसरे साइड एक लग्जरी कार खड़ी हुई थी जिसमें पीछे बैठा लड़का फाइल खोलकर उसे पढ़ रहा था और आगे जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसका ध्यान चंचल की तरफ ही था। वह पीछे बैठे लड़के को देखकर बोला, बॉस मुझे लग रहा है कि वह उदास है। ये सुनकर पीछे बैठे लड़के ने तुरंत ही अपनी फाइल बंद की और अपनी नज़र बाहर की ओर डाली। चैप्टर 13 हैंडसम एंड सेक्सी। चंचल सिर नीचे करके बैठी थी। जब से वह कॉलेज आई थी उस बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। जब वह अपनी क्लास में इंटर हुई तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर चंचल को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वह चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। तभी क्लास की एक फेमस और घमंडी लड़की ने अपने ग्रुप की लड़कियों से बड़े एटीट्यूड से कहा, तुम्हें पता है इस लड़की ने अपनी बड़ी बहन स्नेहा को मारने की कोशिश की है। वह पढ़ाई में कितनी अच्छी है और कितनी सुंदर भी, मुझे लगता है कि यह उससे जलती है, इसी वजह से उसने ऐसा करने की कोशिश की है। इस तरह सभी एक एक करके बातें बनाने लगे क्योंकि स्नेहा ने पूरे कॉलेज में फैला दिया था कि उसकी छोटी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। इस तरह चंचल के सारे क्लास निकल गए। सारे क्लास खत्म होने के बाद वह वॉशरूम में जाकर अपने हाथ धो रही थी। तभी वहां पर 2-3 लड़कियां आईं। उन्हें देखकर चंचल ने उन्हें इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सैंडी था उसने तुरंत ही चंचल का गला पकड़कर उसे अपने सामने किया। जैसे ही उसने ये किया चंचल अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। तभी सैंडी के दोस्त ने पीछे से चंचल के दोनों हाथ पकड़ लिए। चंचल अपने आप को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी लेकिन वह छूट नहीं पा रही थी। सैंडी ने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर मजबूत की जिससे अब चंचल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर सैंडी ने उसे छोड़ दिया। उसने फिर उसके दोनों गालों को तेजी से दबाकर कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चंचल जिसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी किसी तरह नहीं बोली। ये सुनकर सैंडी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वह गुस्से से बोली, क्या तुम्हें अपनी बहन से बदला नहीं लेना है? मैंने रिसोर्ट में देखा था कि कैसे उसने तुम्हें फोन में धक्का दिया था। वैसे तुमने सुना तो होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं तुम्हारी बहन से बहुत नफरत करती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और उससे बदला लेने में मदद करोगी? चंचल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। किसी तरह उसने अपना हाथ छुड़ाया और सैंडी के पेट में एक मुक्का मार दिया जिससे सैंडी की पकड़ छूट गई और वह 2 कदम पीछे हो गई। चंचल का इस वक्त लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। वह उसे घूरती हुई नजरों से देखकर तुरंत ही बाथरूम से बाहर आई, क्लास में जाकर अपना बैग लिया और कॉलेज से बाहर निकलकर वहीं रखी बेंच पर बैठ गई। फ्लैशबैक समाप्त। वहीं कार में बैठा विधांश एकटक चंचल को देख रहा था। विधांश को इस तरह देखकर कियान मुस्कुराते हुए बोला, सर क्या मेरे लिए कोई आदेश है? गो। तभी उसकी नज़र एक स्टोव पर गई। फिर वह कियान से बोला, जाकर उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। हाँ, किसके लिए? क्या खरीदा है? उसने जानबूझकर न समझने का नाटक करते हुए पूछा। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कही उससे खुद पर विध्वंस की ठंडी और कड़ी नजरें महसूस हुई। इसे महसूस करके वह कांप गया और तुरंत बोला, अब मैं समझ गया, आपकी क्राईबेबी के लिए खरीदा है।
उसने इतना ही कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही एक कदम चला पीछे मुड़कर पूछा, सर कौन सा फ्लेवर लेना है? ये बात सुनकर विधांश ने अपनी प्रार्थना की माला को कस लिया और गुस्से से कियान को देखने लगा और अपने दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। ये सुनकर कियान कांप गया। उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो गया था। वह तुरंत वहां से भाग गया। उसने ये पूछने की बेवकूफ़ी की थी क्योंकि उसके बॉस ने कभी यह सब नहीं खरीदा था। वह मिल्क टी के डिफरेंट टेस्ट को कैसे जान सकता है? कियान एक आज्ञाकारी असिस्टेंट की तरह अपने बॉस के आदेश मानकर दुकान पर गया। वही दुकान के बाहर खड़ा एक हैंडसम लड़का अपने हाथ में मिल्क टी पकड़े गेट की तरफ देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी को ढूंढ रहा है। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और तुरंत दौड़ते हुए बोला, स्नेहा। चंचल ने आवाज सुनी लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। वह अभी भी जमीन की ओर देख रही थी। स्नेहा जो गेट के बाहर आ रही थी ने अपने बालों को ठीक किया और मुस्कुराते हुए उस ओर देखने लगी। उसने देखा कि यह उसका क्लासमेट थी। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी। तब तक वह लड़का उसके पास आ चुका था। उसे देखकर स्नेहा हंसते हुए बोली, क्या बात है? उस लड़के ने जब स्नेहा को मुस्कुराते हुए देखा तो वो खुश हो गया। वह थोड़ा सा शर्मा रहा था। उसने तुरंत ही अपने हाथ में पकड़े मिल्क टी के कप को स्नेहा के हाथों में थमा दिया। ये देखकर स्नेहा हैरानी से बोली, क्या तुमने यह मेरे लिए खरीदा है? और मुस्कुराते हुए कप ले लिया। स्नेहा उस लड़के के इरादे को साफ साफ जानती थी, लेकिन वह ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट जरूर दूंगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाय, कल मिलते हैं। वह लड़का जल्दी से अपनी बात खत्म करते हुए शर्माते हुए वहां से चला गया। जैसे ही वह लड़का चला गया, स्नेहा ने उससे कप को ठीक से देखा और अजीब सा मुंह बनाया जैसे कि वह कोई बहुत ही गंदी चीज हो। उसने चंचल को देखा और उसके पास जाकर मिल्क टी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम इसे पीना चाहोगी? चंचल ने अपना सिर उठाया और स्नेहा की आंखों में देखकर बोली, ये किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है? मुझे पता है तो क्या मुझे वह हर चीज पीनी होगी जो मुझे गिफ्ट में मिलती है? अगर ऐसा हो तो मैं मोटी हो जाऊंगी। स्नेहा ने अपनी आंखों में एटीट्यूड के साथ एक नकली मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी जब भी मुझे कुछ पीने के लिए मिलता है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ ना, इसे भी पी लो। तुम दूसरों के गिफ्ट को ऐसे ही नफरत भरी निगाहों से देखती हो, एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा जरूर मिलेगा। ये कहकर चंचल फिर से अपना सिर नीचे करके देखने लगी। वह काफी देर से चींटियों के झुंड को देख रही थी, लेकिन अब वे जा चुकी थी। स्नेहा का जन्म चांदी के चम्मच के साथ हुआ था। मिस्टर और मिसेस रघुवंशी ने उसे हमेशा बहुत सारा प्यार दिया था, इसलिए उसे हमेशा वही मिलता था जो वह चाहती थी। लेकिन चंचल को उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती थी। स्नेहा हमेशा दिखावा करती और बड़े एटीट्यूड में रहती। ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगी। अगर वह एक मिल्क टी से मेरा दिल जीतना चाहता है तो वह बहुत भोला है, स्नेहा बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली। फिर उसने चंचल को देखा और थोड़े तेज आवाज में बोली, क्या तुम मिल्क टी पी रही हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं। मिस चंचल। वह आगे कुछ कह पाती कि दोनों ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। चंचल के उदास चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। उसने अपनी चमकती आंखों से सिर उठाकर देखा तो कियान एक हाथ में मिल्क टी और दूसरे हाथ में केक लेकर आ रहा था। चंचल तुरंत खड़ी हो गई और खुशी से बोली, मिस हॉटी। चंचल के ऐसा कहने पर कियान के कदम लड़खड़ा गए। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह अपने आप को संभाल ही रहा था कि चंचल की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुम यहाँ क्यों हो? क्या वह हैंडसम हनी, क्या वह भी यहाँ है? ये कहकर वह चारों तरफ देखने लगी। कियान खुद से बुदबुदाया, ये लड़की अभी यहाँ बैठकर रो रही थी और अब देखो, जैसे ही पता चला कि हैंडसम हनी यहाँ पर है, खुशी से फूली नहीं समा रही है। फिर उसने चंचल को देखकर कहा, ये लड़की मुझे मिस्टर हॉटी क्यों बुला रही है? क्या यह मुझे मरवाना चाहती है? अगर बॉस के सामने ऐसा बोल दिया तो मेरी तो जान ही ले लेंगे। उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि वह जानता था कि चंचल से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होगा। यह वही करती है जो इसका मन करता है। कियान उसके पास आया और उसके हाथों में बैग थमा दिया जिसके अंदर एक कप में मिल्क टी और दूसरे में कपकेक था। उसे देखकर बोला, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, इसलिए मैंने जो सबसे ज्यादा फेमस था वही लिया। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे बता देना, मैं दूसरी लाकर दे दूंगा।
चंचल ने खुशी खुशी बैग ले लिया और बोली, मुझे दूसरी की कोई जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद है। और हैंडसम हनी कहाँ है? अपनी गर्दन आगे करके चारों ओर देखने लगी। स्नेहा ये सब देखकर खुश नहीं लग रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ में पकड़ी मिल्क टी को फेंक दे या चंचल को थमा दे। फिर वह कियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही कियान चंचल को जवाब देने वाला था, स्नेहा ने उसे बीच में रोक दिया। स्नेहा की बात सुनकर कियान की आंखें डार्क हो गईं, लेकिन वह मुस्कुराकर स्नेहा की तरफ देखकर बोला, सॉरी लेकिन मैंने आपको पहले नहीं देखा, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। उसका स्नेहा के सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। विधाश उसका बॉस था, वह अपने ही बॉस के ठिकाने के बारे में इतनी आसानी से किसी को नहीं बता सकता था। वहीं चंचल इधर उधर देख रही थी। उसने विधांश की गाड़ी को पहचान लिया और एक छोटी चिड़िया की तरह हवा में उड़ते हुए उसके पास आ गई। विधांश ने खिड़की के बाहर देखा और देखा कि एक लड़की चिड़िया की तरह उड़ते हुए उसकी ओर आ रही है। उसने गाड़ी के शीशे को धीरे धीरे नीचे किया तो सामने चंचल का खूबसूरत चेहरा दिखा। चंचल गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी और बहुत खुश थी। पलक झपकते हुए वह खिड़की के अंदर झुकी और बड़े ही प्यार से अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, हैंडसम हनी, मुझे आपकी बहुत याद आई। विधांश अपने सामने खड़ी इस बेशर्म लड़की को देख रहा था जो कभी भी कुछ भी किसी के सामने बोल देती थी। चंचल अभी भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मुस्कुराने की वजह से उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। वो चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाते हुए बोली, हैंडसम हनी, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आज आप बहुत ही ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे हो। विधांश ने गहरी सांस छोड़ी और अपने एक हाथ से अपने माथे को सहलाया और दूसरे हाथ से चंचल के सिर पर रख उसे धक्का दिया, क्योंकि अगर वह और भी ज्यादा करीब आती तो दोनों का चेहरा एक दूसरे से टच हो जाता। वह गंभीर आवाज में बोला, ठीक से बोलो। इस पर चंचल मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैं ठीक से नहीं बोल रही हूं? उसकी आवाज शहद से भी ज्यादा मीठी थी। विधांश ने ध्यान से उसकी आंखों की तरफ देखा और हल्की लाल आंखों को देखकर पूछा, तुम रो क्यों रही हो? चंचल ने मासूमियत से अपनी नजरों को नीचे झुकाया और अपने हाथ में पकड़ी मिल्क टी को स्ट्रॉ की मदद से पीते हुए बोली, मैं रो नहीं रही हूं। चंचल आधी अंदर ही झुकी हुई थी। वह इतनी दुबली पतली थी कि खिड़की से भी वह अंदर जा सकती थी। चंचल का चेहरा इतना मुलायम और गोरा था कि उसके गालों पर उंगली के निशान साफ दिख रहे थे। विधांश ये सब साफ साफ देख सकता था। चंचल को घूरते हुए खुद से बोला, ये लड़की मुझसे झूठ बोल रही है। फिर उसने शांति से उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? ये सुनकर चंचल अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए बोली, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी आंखों को रगड़ रही थी। फिर वह अपने होठों का पाउट बनाकर बड़ी मासूमियत से बोली, क्या आप मेरी फिक्र कर रहे हैं? उसके होठों पर थोड़ी सी नमी थी और जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो दुनिया रोशन हो गई हो। वहीं कियान जो चंचल के पीछे पीछे चला आया था, जैसे ही चंचल को देखा उसने एक आह भरी, सच में ये लड़की उसकी बॉस से बिल्कुल नहीं डरती। जहां लोग उसके बॉस के सामने मुंह खोलने से डरते हैं, ऊपर से उनके साथ फ्लर्ट भी करते हैं। वहीं चंचल जो अपने टिमटिमाती आंखों से विधांश को देख रही थी, उसकी बात सुनकर वो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। चैप्टर 14 हैंडसम होनी, कैन आई हिट हिम? विधांश ने अपना चश्मा उतारकर और अपनी आईब्रो के बीच में मालिश करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ये सुनकर चंचल ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, झूठ। फिर वह अपनी नाक सिकोड़कर और अपनी आंखों को रोल करते हुए होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, वह आप ही थे जिसने मिस्टर हॉटी से मेरे लिए यह मिल्क टी और कप केक लाने को कहा था। मैं वही थी जो इस बार आपसे चिपकी हुई थी, आप ही मुझे पहले ढूंढने आए थे। विधांश को उसे छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। वह उसे जानबूझकर चिढ़ाते हुए बोला, क्या मैं वही था जिसने तुम्हें चिड़िया की तरह फुदक कर यहाँ आने के लिए कहा था? उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह अवाक रह गई। वह अपनी मिल्क टी को मजबूती से पकड़कर मुंह बनाते हुए बोली, आप ये क्या बोल रहे हो? फिर हंसते हुए बोली, आपने सिर्फ मिल्क टी मेरे लिए खरीदी, अपने स्नेह के लिए नहीं खरीदी। इससे ये पता चलता है कि इसे आपने ही भेजी थी मेरे लिए, क्योंकि आपको मेरी चिंता था।
क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए भी एक खरीदूं? विधांश उसे देखते हुए बोला। अपनी नजरें कियान पर डालते हुए बोला, कियान मिस रघुवंशी के लिए। उसने इतना ही बोला था कि कियान तुरंत बोला, मैं समझ गया बॉस। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चंचल ने जल्दी से जाते हुए कियान को पकड़ लिया और गुस्से से विधांश को देखकर बोली, अगर आपने स्नेह के लिए मिल्क टी खरीदी तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगी। उसे लग रहा था कि वह शेरनी की तरह विधांश को डरा रही है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इस वक्त किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी जो अपने खाने की रक्षा करने के लिए अपने पंजे दिखा रही हो। फिर चंचल कियान को आंखों ही आंखों डरा रही थी कि हिम्मत मत करना यहां से जाने की। ये बस का ऑर्डर है, मुझे जाना पड़ेगा। आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? कियान ने बड़ी मासूमियत से कहा। विधांश अपना हाथ खिड़की पर टिकाया और अपनी मुट्ठी बंद करके अपने होठों पर रखी वह बड़े मजे से उन दोनों को देख रहा था। वहीं चंचल ने जैसे ही कियान की बात सुनी वह बड़े एटीट्यूड से बोली, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि किसने तुम्हें ऑर्डर देने के लिए कहा है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आगे बढ़ो और यहां से जाकर दिखाओ। बोलते बोलते उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बनाते हुए इशारा करके मुक्का कियान को दिखाने लगी, जैसे कह रही थी, लगता है पिछली बार की मार भूल गए हो। कियान ने अपने आसपास देखा जहां बहुत सारे लोग थे। पिछली बार तो उसने अकेले में मारा था, अगर वह यहां मार खा गया तो कितनी बेइज्जती होगी। उसने चंचल को देखा जो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वह तुरंत ही पीछे हट गया और अपने हाथ ऊपर कर लिया। उसने अपने बॉस को देखा, फिर चंचल को, और खुद से बोला, ओह मेरी जिंदगी कितनी टफ हो गई है। बॉस कम थे जो ये लेडी बॉस भी आ गई है। लगता है मुझे अपने खुद के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, वरना कब मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं स्नेहा दूर खड़ी थी जहां से वह केवल विधांश के चेहरे का एक हिस्सा ही देख पा रही थी। जब विधांश ने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराया था तो वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। स्नेहा बड़ी इंटेंस नजरों से विधांश को देख रही थी। थोड़ी देर बाद राज बाहर आया। स्नेहा जल्दी से उसके पास पहुंची और उसे कार की तरफ इशारा करते हुए बोली, राज वो कार तुम्हारे अंकल की है क्या? राज ने अपने बैग को कंधे पर डाला और अपनी भौहें ऊपर उठाकर इधर उधर देखने लगा। जब उसने चंचल को देखा तो उसका चेहरा तन गया। ये फिर से चंचल क्यों है? वह मेरे अंकल को क्यों परेशान करती रहती है? स्नेहा उसे भड़काते हुए बोली, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे छोटे अंकल बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। चंचल हमेशा अच्छे दिखने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। तुम्हारे चाचा तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो उन्हें फंसाने का मौका कैसे छोड़ सकती है? राज अब कुछ और नहीं सुनना चाहता था। वह गुस्से से चंचल की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर उसने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोला, चंचल क्या तुम मेरे अंकल से दूर नहीं रह सकती? क्यों उनसे चिपकी रहती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चंचल जो कियान से बात कर रही थी तभी किसी ने बुरी तरह से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अर्जुनता से अपनी भौहें सिकुड़ी और जैसे ही राज की बात सुनी चंचल को गुस्सा आ गया। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, राज मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहां का माहौल बहुत ही इंटेंस हो गया था। राज और चंचल एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे बस लड़ने को तैयार हो। ये देखकर स्नेहा मुस्कुराई। उसने अपने आप को जल्दी से ठीक किया और कार की खिड़की के पास जाकर विधांश से माफी मांगते हुए बोली, अंकल मैं चंचल की तरफ से माफी मांगती हूँ कि उसने आपको परेशान किया। क्या तुमने मुझे अंकल कहा? ये कठोर आवाज सुनकर स्नेहा 2 कदम पीछे हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी जान किसी ने निकाल ली हो। स्नेहा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए डरते डरते जवाब दिया, मैं नहीं मिस्टर, मैं राज की दोस्त हूँ इसलिए। उसका जवाब सुनकर विधांश ने अपने हाथों को क्रॉस किया और आंखों पर लगे अपने चश्मे को ठीक किया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तो नॉर्मल थे लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा कठोर थीं, जिसे देखकर स्नेहा डर के मारे लगभग रो पड़ी थी। उसने ये सोचा था कि वह विधांश के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेगी, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। विधांश ने राज की तरफ देखा जो अभी भी चंचल को घूर रहा था। वह उसे देखकर कठोर आवाज में बोला, राज तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? राज जो चंचल से लड़ने को तैयार था, जैसे ही उसने विधांश की आवाज सुनी सम्मानपूर्वक बोला, अंकल स्नेहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर विधांश ने अपना सिर हिला दिया।
वहीं राज की बात सुनकर स्नेहा की आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वह अपना निचला होंठ काटते हुए चंचल को देख बोली, चंचल क्या तुम घर चल रही हो, देर हो रही है। चंचल ने अपनी नजरें नीचे करके अपनी कलाई को देखा जिसे राज ने अभी भी बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसे देखकर चंचल के गाल फूल गए। वो विधांश से बोली, हैंडसम हनी। ये सुनकर विधांश अपनी आईब्रो चटकेर उसकी तरफ देखा। चंचल ने गंभीरता से पूछा, अगर मैं इसे मारूं तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? अगर विधांश ने उसे मना किया तो भी चंचल ने ठान लिया था कि वह आज राज को मारकर ही रहेगी। वह अपना गुस्सा निकालने के बाद विधांश को मनाने की कोशिश करेगी। चंचल ने जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ। विधांश ने अपने होठों के कोने को मोड़ते हुए बोला, एज यू विश। वह ये कहकर अपना सिर कार की सीट पर टिकाकर अपने हाथ बांधकर बड़े धैर्य से उन्हें देखने लगा। विधांश की बात सुनकर राज एकदम हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंकल ने इस लड़की को उसे मारने से नहीं रोका। विधांश के ऐसा बोलने से चंचल बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने अपनी आंखें घुमाए और अपने दूसरे हाथ में पड़ी मिल्क टी को विधांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, हैंडसम हनी, इसे मेरे लिए पकड़ो। ये कहकर उसने खिड़की के अंदर अपना हाथ करके मिल्क टी का कप छोड़ दिया। शुक्र है कि वक्त रहते विधांश ने उसे पकड़ लिया। हालांकि कप बंद था लेकिन उसमें स्ट्रॉ लगी थी जिससे मिल्क टी गिर सकती थी। चंचल ने अपनी ठंडी आंखों से राज को देखा और अपने हाथ को मोड़कर राज की कलाई पकड़ ली। उसने राज को अपने कंधे पर से उठाकर बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। एक बोरी की तरह उसने उसे आसानी से फेंक दिया। वहीं कियान ने जैसे ही ये देखा उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने देखा कि चंचल ने राज को पटका। दर्द जैसे किया को अपनी पीठ पर महसूस हो रहा था क्योंकि वह भी 2 बार चंचल से मार खा चुका है। आह! एक चीख के साथ राज जमीन पर जा गिरा। जैसे ही सबने ये सुना सब अपने अपने जगह खड़े होकर यह नज़ारा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नाजुक सी दिखने वाली लड़की एक हट्टेकटे इंसान को ऐसे उठाकर पटक सकती है। चंचल ने उसे एक बार फिर मारा, फिर उसके पेट पर पैर रखकर उसकी तरफ झुकते हुए धमकाते हुए बोली, मिस्टर राज, अगर तुमने मुझे फिर से छेड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगी। राज दर्द से कराह रहा था। उसके मुंह से हल्का हल्का खून निकलने लगा था। उसने चंचल की तरफ देखते हुए बोला, ओ बदतमीज लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? चंचल किंग कोन बाबी से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। वह दिखती तो कमजोर और हल्की थी लेकिन जब वह किसी को मारती थी तो उसकी नानी याद आ जाती थी। स्नेहा जो अपनी जगह से जम गई थी होश में आई। उसे समझ में आया कि क्या हुआ तो उसने जल्दी से चंचल को दूर धकेल दिया और राज को उठाने में मदद करने लगी। राज के चेहरे को देखकर घबराते हुए बोली, राज, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? राज किसी तरह स्नेहा के सहारे उठा और चंचल को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। चंचल ने स्नेहा को देखा, अपनी आई रोल करते हुए पूछा, बहन, क्या मैं ज्यादा क्रूअल हो गई? फिर उसकी मासूम आंखें एकदम कठोर हो गई थी। वह बड़े एटीट्यूड से स्नेहा को देखकर बोली, मैंने पहले खुद को रोक लिया हैंडसम हनी के लिए, वरना यहाँ पर एक लाश पड़ी होती। स्नेहा उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूरने लगी। उसे इस वक्त चंचल से लड़ाई नहीं करनी थी। उसे राज की हालत देखकर सच में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वह परेशान होते हुए राज से बोली, राज, क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। राज दर्द से कराह रहा था। उसने स्नेहा की बातों को नजरअंदाज किया और बोला, मैं ठीक हूँ। अगर वह किसी लड़की से पिटने के बाद हॉस्पिटल गया तो लोग और भी ज्यादा मजाक करेंगे। ये सोचकर उसने मना कर दिया। वहीं बेचारी मासूम चंचल को लग रहा था कि राज बस ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था क्योंकि उसने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी उसे मारने के लिए। जहां उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क थे, अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर तुरंत ही विधांश की तरफ दौड़ी और बोली, हैंडसम हनी, क्या मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया? ये कहकर वह अपनी आंखों में चमक लिए हुए उसे देखने लगी। उम्मीद कर रही थी कि उसका हैंडसम हनी उसकी तारीफ करेगा। उसकी आंखें एकदम सितारों की तरह चमक रही थी जिसमें वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर एक पल के लिए विधांश उसमें खो सा गया। फिर जैसे ही वह होश में आया उसने अपना गला साफ किया और अपना सिर हिला दिया। ये देखकर राज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या उसका अंकल उस लड़की की तारीफ कर रहा है जिसने उसे मारा? राज मन ही मन चंचल को हजारों गालियां दे रहा था।
स्नेहा जो हमेशा सबका अटेंशन लेने के लिए तैयार रहती थी, जैसे ही विधांश का रिएक्शन देखा वह नफरत भरी निगाहों से चंचल को देखने लगी। राज, क्योंकि तुम ठीक हो तो चलो, स्नेहा बोली। चंचल, अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं जा रही हूं, तुम अपने आप पैदल आ सकती हो क्योंकि मैं कार ले जा रही हूं। स्नेहा की आवाज कोमल थी लेकिन सुनने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वहीं चंचल ने जैसे ही सुना उसने अपने गाल फुला लिए, लेकिन जैसे ही उसके कानों में विधांश के कहे हुए शब्द पड़े उसकी आंखों में चमक आ गई। चैप्टर 15 चंचल हुई अपने हैंडसम हनी पर फिदा। वही चंचल ने जब स्नेहा की बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गईं, वह अपनी टेढ़ी नजरों से वेदांश को देखने लगी। अचानक से उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, वह वेदांश के पास जाकर अपना सिर नीचे करके बोली, हैंडसम हनी। विधांश ने अपना सर उठाकर इस छोटे बच्चे को देखा जो उसके सामने नौटंकी कर रही थी। उसने शांति से बोला, अंदर आ जाओ। जैसे ही चंचल ने ये सुना उसकी आंखों में चमक आ गई, बस वह यही सुनना चाहती थी जो विधांश ने उससे कह दिया था। उसने स्नेहा को देखा और अपनी आंखें विंक कर दी। वेदांश की बात सुनकर कियान जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोलने लगा। गेट खुलते ही चंचल एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह सीट पर कूद गई। वही राज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वह अपने दांत पीसते हुए चंचल को देख रहा था। उसने वेदांश को देखा और अपना सर झुकाकर उदास आवाज में बोला, अंकल, क्या आप मुझे लेने नहीं आए ताकि हम साथ में दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा सकें? राज अपना सर नीचे किए हुए जवाब का इंतजार करने लगा। चंचल ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, उसने पूरा शीशा नहीं बंद किया और राज की तरफ देखकर बोली, तुम टैक्सी से चले जाओ और अच्छे से खाया पिया करो, वरना फिर कभी मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। ये सुनकर राज को बहुत गुस्सा आया लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकता था। ये लड़की सही बोल रही थी, आखिर उसने एक छोटी सी लड़की से सबके सामने मार खाई थी, अब उसकी क्या इज्जत रह गई थी। अच्छा हुआ कि वह कॉलेज से लेट निकला, सारे बच्चे अब तक चले गए थे, वरना वह कॉलेज में अपना मुंह कैसे दिखाता। वही स्नेहा को भी चंचल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने राज की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, राज, गुस्सा मत करो, चंचल को तो मैं सबक सिखाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, और मैं मां से उसकी शिकायत भी करूंगी ताकि वह ऐसी हरकत दोबारा ना करे। स्नेहा की बात सुनकर राज उसे देखकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी कम एम्ब्रेस हुआ हूं? तुम दुनिया को बताना चाहती हो कि एक छोटी सी लड़की ने मुझे पीटा है? राज की बात सुनकर स्नेहा घबरा गई और जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। स्नेहा ने राज की आंखों में देखा जो अभी भी गुस्से में थी। स्नेहा बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम गुस्सा मत करो, मैं बस माँ को इसलिए बताना चाहती थी ताकि वह चंचल को समझाए। अगर चंचल ऐसे ही करती रही तो वह एक दिन जरूर बहुत बड़ा कांड करेगी जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर स्नेहा ने अपना सर नीचे कर लिया। वही राज ने जैसे ही उसका उदास चेहरा देखा उसने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ छुड़ाया। उसने कहा, तुम घर जाओ, अंधेरा होने वाला है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने एक टैक्सी बुलाई और उसमें बैठकर चला गया। वही स्नेहा अपने पैर पटकते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ी और वहां से निकल गई। वही दूसरी तरफ गाड़ी का माहौल एकदम शांत भरा था। चंचल अपने बगल में बैठे रोबोट को अपनी तिरछी नजर से देख रही थी। वह जब से बैठी थी तब से विधांश की नजर उसकी फाइल पर ही थी। ये देखकर चंचल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कियान को देखा जो आराम से ड्राइव कर रहा था। चंचल ने फिर से एक नजर विधांश पर डाली। अचानक से उसके गुस्से भरी नजरों में एक चमक आ गई। वह बड़े ही प्यार से विधांश को देख रही थी जो काम करते वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके पतले पिंक होंठ, लंबे नाक, काली आंखें, आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था जिसमें वह बहुत ही हॉट लग रहा था। चंचल तो उसके हॉट लुक को देखकर आहें भर रही थी। उसे देखकर चंचल अपने निचले होठों को दांतों में दबाकर चबाने लगी, फिर थोड़ी सी उसके बगल में खिसक गई। उसे लगा कि वह अभी भी वेदांश से बहुत दूर है तो वह और ज्यादा उसके करीब खिसक गई। वेदांश अपनी फाइल पढ़ने में मग्न था। वह भले ही चंचल की तरफ नहीं देख रहा था लेकिन उसकी हरकतों को साफ साफ महसूस कर सकता था। उसने अपना चश्मा निकालकर शांत मगर कठोर आवाज में बोला, शांति से बैठो। ये सुनते ही चंचल एकदम उसके करीब आकर उसकी बांह पकड़ ली। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, नहीं बैठूंगी, मुझे यहीं बैठना है आपके पास।
चंचल की इस बात पर वेदांश उससे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। अचानक उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कियान से बोला, पहले क्राईबेबी को घर ड्रॉप कर दो, उसके बाद हॉस्पिटल चलना। कियान जो ड्राइव कर रहा था बोला, ठीक है सर। फिर उसने रियर व्यू मिरर में चंचल को देखकर पूछा, चंचल आप कहाँ रहती हैं? चंचल ने ये सुनकर मिरर में उससे घूर कर देख फिर ऐसे अनदेखा किया जैसे उसकी आवाज सुनी ही न हो। वह अपना सिर वेदांश के कंधे पर रखकर बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर उसने वेदांश की बाहों को और मजबूत पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद चंचल जो सोने का नाटक कर रही थी, उसके कानों में जैसे ही वेदांश की आवाज पड़ी उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। उसने गुस्से से वेदांश को देखा और तुरंत उसका हाथ छोड़कर गाड़ी के गेट से एकदम चिपक कर बैठ गई। चैप्टर 16 चंचल की नौटंकी और मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। चंचल जो बड़े आराम से अपना सिर वेदांश के कंधे पर रख सोने का नाटक कर रही थी, तभी उसके कानों में वेदांश की रिबदार आवाज पड़ी, क्राईबेबी मुझसे दूर बैठो वरना तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। ये सुन चंचल की आंखें तुरंत खुल गईं। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके वेदांश के चेहरे को देखने लगी जो बहुत ही सीरियस लग रहा था। वह अपनी आंखों में नमी लाकर होठों का पाउट बनाकर कर बोली, तक क्या आप सच में मुझे बाहर फेंक दोगे? देखो मुझे पहले से ही चोट लगी है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, आप ऐसे बाहर फेंकेंगे तो मुझे और चोट लगा जाएगी। उसके फालतू की बात सुन वेदांश उसे घूर कर देखते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें चोट लगी है? इस पर चंचल ने अपना सिर जल्दी जल्दी हमें हिलाने लगी। ये देख वेदांश उससे टॉन्ट मरते हुए बोला, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मेरे भतीजे को किसी बोरी की तरह उठाकर पटक था, क्या तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? ये सुन चंचल तुरंत उससे दूर हुई और डोर से चिपककर अपना हाथ बांधकर गाल फूलते हुए बोली, आपको एक छोटे से बच्चे से बात करना नहीं आता? आपको सिर्फ छोटे बच्चों को डराना आता है क्या? आपको किसने सिखाया कि नहीं किसी मासूम सी इंटेलिजेंट छोटी सी बच्चे को डरते नहीं है वरना पाप पड़ता है? विधान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, दूसरे बच्चे तुम्हारी तरह चिपकते नहीं रहते, ना ही तुम्हारी तरह लड़ाई करते हैं। ये सुनकर चंचल ने वेदांश को तीखी नजरों से देखा और अपने कप केक खाने लगी। चंचल इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में उसके गाल फूले हुए थे और चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वह इस वक्त एक गुस्सैल बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। एक पल के लिए तो वेदांश उससे देखता ही रह गया, फिर अपना सिर न हिलाते हुए बोला, बेवकूफ लड़की। चंचल ने जैसे ही अपने लिए बेवकूफ लड़की सुना, उसने कप केक नीचे फेंका और वेदांश की तरफ देख उसे उंगली दिखाकर खाती हुई बोली, ठीक है, अगर मैं बेवकूफ हूं तो बेवकूफ लोग बात नहीं करते, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आज से मेरा मौन व्रत है। वेदांश और कियान दोनों ही चंचल को देखने लगे जैसे कि चंचल ने कोई बड़ा मजाक कर दिया हो। चंचल तुरंत ही सीधी बैठ गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर नीचे पड़े केक पर गई जिसे देखकर उसे अफसोस हुआ। वह मन ही मन वेदांश को गालियां देती हुई बोली, यह सब हैंडसम हनी की वजह से हो रहा है। अगर वह मुझे गुस्सा ना दिलाते तो मैं बड़े आराम से केक खा रही होती, लेकिन नहीं, उन्हें तो हमेशा मुझ पर गुस्सा ही करना होता है। अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अब वेदांश ने भी उसे अनदेखा किया और अपना काम करने लगा। वही कियान, उसका ध्यान बार बार चंचल पर ही जा रहा था। वह सोच रहा था कि चंचल कब तक चुप रहेगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चंचल इतनी देर चुप रह सकती है। करीबन आधा घंटा बीत चुका था। बेचारी चंचल बोलना तो चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने सोचा कि अगर एक शब्द भी बोल दिया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी दोनों के सामने। वेदांश ने टाइम देखा तो आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसकी नज़र सामने मिरर पर पड़ी जिसमें कियान उसे आश भरी निगाहों से देख रहा था। ये देखकर वेदांश चंचल की तरफ मुड़ा और बोला, क्राई बेबी अपना एड्रेस बताओ। चंचल ने उसे ऐसे अनदेखा किया जैसे वह वहां हो ही नहीं। वह तुरंत ही अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाकर बोली, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या किसी ने मुझे कुछ कहा? वेदांश को उसकी नौटंकी अच्छे से समझ में आ रहा था। वह एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे अपना एड्रेस नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ?
ये सुनकर चंचल अपने निचले होठों को दांतों से काटते हुए बोली, और मैं कैसे भूल गई कि मेरा हैंडसम हनी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वह तो कुछ भी पता लगवा सकते हैं। अब मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा ताकि मैं हैंडसम होने के साथ हॉस्पिटल जा सकूं। वैसे भी घर जाकर करूंगी क्या, बस उन लोगों का ड्रामा देखूंगी, इससे अच्छा है मैं अपने हैंडसम हनी के साथ घूम सकती हूँ। वह अपनी जगह से उठकर तुरंत ही विधांश की बाहों में कूद गई और उसे गले में अपना हाथ डालकर अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए उसे देखने लगी। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था कि विधांश को कुछ समझ ही नहीं आया। वह कुछ कहता उससे पहले ही चंचल ने उसकी गर्दन में अपने हाथ डालकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर उसकी आंखों में आंखें डाल बड़े ही प्यार से बोली, हाँ तो पता करवा लीजिए, मैंने कब मना किया है। वे दोनों इतने करीब थे कि किसी भी पल उनके होंठ आपस में टकरा सकते थे। उसे इतने करीब देखकर विधांश का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, उसके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। वो अपने आप को संभाला और चंचल का हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तो फिर ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर से उतर जाओ और जाकर अपनी जगह बैठो। लेकिन चंचल ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। वह इस वक्त किसी जोक की तरह उसे चिपकी हुई थी। अब विधांश की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी और उसे बहुत गर्मी महसूस होने लगी थी। वह ठंडी आवाज में बोला, क्राई बेबी, अभी मेरे ऊपर से उतरो। वह अगर कुछ और बोल पाता तो उसके शब्द उसके ही गले में अटक गए। वह अपनी आंखें बड़ी करके अपनी गोद में बैठे शैतान लड़की को देखने लगा। चैप्टर 17 पैशनेट किस। विधांश कुछ बोलने हो जा रहा था लेकिन उसके शब्द उसे गले में ही रह गए। चंचल जो उसके गोद में बैठी थी तुरंत ही उसके होठों को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं विधांश को जब अपने ही सख्त होठों पर चंचल के मुलायम होठ महसूस हुए तो उसके ही शरीर में एक कर्ज सा लगा और उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वहीं कियान जो कार ड्राइव कर रहा था ये नज़ारा देखकर सदमे में चला गया, लेकिन वह जल्दी से होश में आया और तुरंत ही एक बटन प्रेस कर दिया और अपनी धड़कन को काबू करते हुए कहा, ये लोग तो मुझे तो ऊपर ही पहुंचा देगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर लगा दिया। वहीं चंचल बड़े ही मजे से उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था। विधांश अभी भी अपनी आंखें बड़ी करके उसके चेहरे को देख रहा था। वह जल्दी से होश में आया और उसका कंधा पकड़कर उसे अपने से दूर करने लगा, लेकिन चंचल ने उसे बहुत ही मजबूती से पकड़ा था। उसने ये बहुत कोशिश की चंचल को अपने से दूर करने की, लेकिन वह नहीं कर पाया। अब वो भी चंचल के किस से मदहोश हो रहा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त चंचल की कमर को बहुत तेज मजबूती से पकड़े हुए थे। वो अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे लेकर आया और उसे अपने से बेहद चिपकाकर किस करने लगा। जब चंचल ने महसूस किया तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके होठों को चबा रहा हो। विधांश उसे बहुत ही आक्रामक होकर किस कर रहा था। टाइम के साथ उसके किस और भी डीप होते चले जा रहे थे। वहीं चंचल जो उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी अब पछता रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि विधांश इतना पैशनेट होकर किस कर रहा था कि उसे अपने होठों में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि विधांश सालों का भूखा है जो उसके होठों को चबाकर अपनी भूख को मिटाना चाहता है। चंचल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उससे लग रहा था कि वह बस अब वो मरने वाली है। उसने तुरंत ही अपना हाथ विधांश की ओर बढ़ाकर अपने छोटे छोटे हाथों के मुट्ठी बनाकर उसे मारने लगी, लेकिन विधांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे कमर के पीछे लगा दिया। थोड़ी देर बाद विधांश को महसूस हुआ कि चंचल सांस नहीं ले पा रही है, उसे छोड़ना पड़ा। उसने सिर्फ उसके होठों को छोड़ा। अभी भी उनका चेहरा बेहद करीब था और दोनों के सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। उसके छोड़ते ही चंचल लंबे लंबे सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगी। उसे लग रहा था कि अगर विधांश एक सेकंड में नहीं छोड़ता तो वह इस छोटी उम्र में ही भगवान को प्यारी हो जाती। चंचल लंबी लंबी सांसें लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे विधांश अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था, जिससे उसके शरीर में सिहरन पैदा होने लगी थी। ऊपर से चंचल हिल रही थी, इसकी वजह से वह खुद को कंट्रोल कर चुका था।
विधांश जो एकटक चंचल के चेहरे को देख रहा था, फिर से उसकी नज़र चंचल के होठों पर गई। किस करने की वजह से चंचल के होंठ एकदम लाल हो गए थे और वह सूज भी गए थे, जिससे वे और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। विधांश उन होठों का रस फिर से पीना चाहता था। बिना वक्त गवाए वह फिर से चंचल के होठों पर टूट पड़ा। चंचल जो अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी, विधांश के इस एक्शन से हैरान हो गई। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी उसे इतनी देर से किस कर रहा है। क्या इसका पेट नहीं भरा जो फिर इस मासूम बच्चे पर जुल्म कर रहा है? अब बहुत देर हो चुकी थी। चंचल को पता था कि वह अपने आप को उससे नहीं छुड़ा पाएगी, तो उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसके ऐसा करते ही विधांश उससे बहुत ही एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। अब धीरे धीरे वह उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा, जिससे चंचल को भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। करीब 15 मिनट बाद विधांश ने उसके होठों को आज़ाद किया। चंचल ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन अचानक से उसकी सांस थमी और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर विधांश को देखने लगी। उसकी बड़ी आंखों को देखकर विधांश समझ गया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह उसके होठों के करीब जाकर बड़े ही इंटेंस भरी आवाज में बोला, क्राई बेबी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चंचल को अपने पेट के नीचे बहुत ही हार्ड चीज महसूस हो रही थी। जब उसने विधांश के बात सुना तो उसका चेहरा पूरा लाल हो गया और वह तुरंत ही उठने लगी, लेकिन विधांश ने उसकी कमर को पकड़कर उसे वापस बिठा लिया और आंखें दिखाते हुए बोला, अगर तुमने उठने की हिम्मत की तो इसके जिम्मेदारी तुम खुद होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर चंचल ने उठने की हिम्मत नहीं की। विधांश ने उसे मजबूती से पकड़कर अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया और खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। चंचल तो अपनी सांसें रोककर उसकी गोद में बैठी हुई थी। जब विधांश ने महसूस किया तो उसके गले में ही अपना चेहरा छुपाए हुए धीरे से बोला, क्राई बेबी, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया है, सांस लेने से नहीं। जैसे ही यह शब्द चंचल के कानों में पड़े, उसने जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दिया। वह इतनी हैरान रह गई थी कि वह सांस लेना भूल गई थी। तभी उसे अपने कान में फिर से विधांश की आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें अभी भी चुभ रहा है? विधांश की बात सुनकर चंचल का मन कर रहा था कि वह अपने हैंडसम हनी का सर फोड़ दे। वह ऐसे कैसे उससे पूछ सकता है? यह उसकी खुद की बॉडी है, क्या उसे महसूस नहीं हो रहा है? चंचल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख पूरी कार में गूंज गई। चैप्टर 18, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। विधांश बिना वक्त गवाए उसे कमर से पकड़कर तुरंत ही सीट पर लिटा दिया, जिससे चंचल के डर के मारे चीख निकल गई। इस वक्त चंचल सीट पर लेटी हुई थी और विधांश उसके ऊपर था। वह उसे बहुत ही इंटेंस भरी निगाहों से देख रहा था। उसने तुरंत ही अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू को लेने लगा। वहीं चंचल को जब उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुईं तो उसकी पकड़ विधांश के कंधे पर कस गई। तभी उसे अपनी कानों में विधांश की कर्कश आवाज सुनाई दी, बेबी, तुम्हारा घर आ गया, क्या तुम्हें जाना नहीं? चंचल कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तो अपना एड्रेस बताया ही नहीं था और यह सोचकर कि कैसे विधांश उसे घर तक ले आया, वह हैरान रह गई। वह तुरंत ही मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे अपने साथ अस्पताल ले चलेंगे? तो अब आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? ये सुनकर विधांश उसकी गर्दन से अलग होते हुए उसके सॉफ्ट गालों को सहलाने लगा और बोला, वैसे ही जैसे तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन तुम कर रही हो। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा? उसकी बातें सुनकर चंचल की नजरें झुक गईं, क्योंकि सचमुच उसने कहा था कि वह उससे बात नहीं करेगी, लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। पर वह सच में इस वक्त घर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विधांश को देखा और धीरे से बोली, हैंडसम हनी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। पक्का, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी और कोई शरारत नहीं करूंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। विधांश ने अपनी शैतान ब्यूटी को देखकर, जो उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी, कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वह अपनी ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर चंचल थोड़ी उलझन में उसे देखते हुए बोली, कैसा परफॉर्मेंस? फिर विधांश से बोली, अगर मैं इस गाड़ी में डांस करूंगी और मुझे चोट लग गई तो? अचानक से उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह बोली, पर अभी नहीं, मैं आपको बाद में डांस करके दिखाऊंगी।
विधांश को उसकी नासमझी को देखकर मन ही मन सोच रहा था कि अपना सर दीवार पर फोड़ ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और चंचल के चेहरे को देखा जो अपनी चमकती आंखों से उसे देख रही थी। विधांश ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला, मैसेज किया और तुरंत उसे वापस रख लिया। फिर उसने चंचल को उठाया और अपनी गोद में लेकर बैठ गया। कुछ घंटे बाद वे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। विधांश गाड़ी से बाहर निकला और चंचल को इग्नोर कर अंदर चल दिया। चंचल भी खरगोश के बच्चे की तरह उछलते हुए तुरंत ही उतर गई और उसके पीछे पीछे भागने लगी। थोड़ी देर में वे दोनों लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर आए, लिफ्ट से बाहर निकले और एक कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ गए। विधांश आगे चल रहा था और चंचल उसके पीछे पीछे थी। उसने अपना सर नीचे कर रखा था क्योंकि वो विधांश को कोस रही थी। तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई। उसके हाथ में खाली कप था जो उस इंसान के चेहरे से टकराकर नीचे गिर गया। वही जैसे ही उस शख्स ने चंचल को देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह चिल्लाने वाला था कि वो रुक जाता। वही चंचल जैसे ही उसने उस शख्स को ठीक से देखा, वो स्माइल करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो गए हो क्या? लगता है फिर से मार खाना चाहते हो। राज, जो बेचारा अभी तक दर्द से उबर नहीं पाया था, चंचल की बातें सुनकर और भी चिढ़ गया। वह सोच रहा था कि उसका अंकल चंचल को घर ले जाने के बजाय यहाँ अस्पताल क्यों लेकर आया है। अगर वह यही आ रहा था तो उसे साथ में क्यों नहीं लाया। लेकिन वह अपने अंकल से पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। राज चंचल को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम कोई मक्खी हो जो हर वक्त मेरे अंकल के आसपास मंडराती रहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? तभी राज को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ पड़ने वाला है। वह तुरंत ही अपना चेहरा पकड़कर 2 कदम पीछे हो गया। उसने चंचल को देखा जो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बस उसे मारने ही वाली थी। तभी दोनों के कानों में विधांश की आवाज सुनाई दी जो आगे बढ़ते हुए चंचल से बोला, बेबी यह हॉस्पिटल है, यहाँ लड़ाई मत करो। चंचल ने जैसे ही यह सुना वह एकदम गुस्से से भर गई। उसने चेहरा घुमाकर विधांश से राज की शिकायत करते हुए बोली, पर आप इसे मना क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने ये लड़ाई शुरू नहीं की है, आप इसे बोलो ना कि चुपचाप यहाँ से चला जाए। ये सुनकर विधांश ने सिर्फ सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, जैसे उसे पता था कि उसकी बातें सुनने वाली नहीं है। चंचल ने तुरंत राज को इग्नोर किया और छोटे छोटे कदमों से भागते हुए चिल्लाकर बोलो, हैंडसम हनी मेरा इंतजार करो। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने विधांश की शर्ट के कोने को पकड़ लिया और अपना सिर घुमाकर राज की तरफ देखा जो उसे देख रहा था। उसने तुरंत इशारा किया जैसे कह रही हो, देखो तुम किसी भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम पर कोई ध्यान नहीं देता। राज कुछ नहीं कर सकता था, बस ज्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए रह गया। विधांश एक वार्ड के अंदर गया जहां एक करीब 70 साल के बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। यह विधांश के पापा थे। विधांश का जन्म तब हुआ था जब वह 40 साल के थे और वह उनका इकलौता बेटा है। राज के पिता की बात करें तो वह विधांश के पापा के पुराने दोस्त के बेटा का बेटा था। राज के माता पिता की मृत्यु के बाद विधांश के पापा ने उसे गोद ले लिया था। विधांश ने कभी भी अपने पापा का सरनेम इस्तेमाल नहीं किया, वह अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल करता था और उसके पापा को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अक्सर कहा जाता है कि बुजुर्ग घर की बहुमूल्य संपत्ति होती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि कोई व्यक्ति अस्पताल को अपना घर मान ले। विधांश के पापा अक्सर बीमार रहते हैं और घर से ज्यादा समय हॉस्पिटल में बिताते हैं, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल को ही अपना घर मान लिया है। मिस्टर सिंघानिया ने जैसे ही विधांश को देखा, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गेमिंग डिवाइस नीचे रखा और बोले, ओहो क्या तुम आते समय राज से मिले? वह अभी भी गया है? विधांश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हाँ मैंने उसे देखा। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, वह तुम्हारा भतीजा है, तुम हमेशा उसके साथ इतने ठंडे क्यों रहते हो? तभी उन्होंने विधांश के पीछे शर्ट का एक कोना देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अपने पीछे कुछ छुपा रहे हो? ये सुनकर विधांश ने अपने आईब्रो को चढ़ाते एक तरफ हट गया। मिस्टर सिंघानिया ने जैसे ही देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चैप्टर 19 हैंडसम हनी, क्या आपको एरोप्लेन उड़ाना आता है? मिस्टर सिंघानिया शक भरी निगाहों से विधांश को देखते हुए बोले, क्या तुम अपने पीछे कुछ छुपा रहे हो? विधांश ने अपनी आईब्रो उठाए और एक तरफ हट गया।
उसके पीछे से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी। उसकी त्वचा एकदम गोरी थी, लंबी नाक और छोटा सा मुंह था। उसकी आंखें बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। उसने हाथ जोड़कर बहुत ही मीठी आवाज में कहा, नमस्ते दादाजी। चंचल को देखकर मिस्टर सिंघानिया का चेहरा चमक उठा, लेकिन वह हैरानी से विधांश को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या ये सच में उनका बेटा है जो अपने साथ किसी लड़की को लाया है? मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, ये बच्ची कहाँ से आए? वेदांश वहां से हटकर सोफे के पास जाते हुए लापरवाही से बोला, मैंने उसे सड़क से उठाया है। जैसे ही वेदांश हटे, चंचल को छुपाने की कोई जगह नहीं मिली। वह चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसने वेदांश की बात सुनी, उसने तिरछी नजर से उसे देखा, जैसे कह रही हो, क्या मैं कूड़ा हूं जो रास्ते में पड़ी थी? उधर मिस्टर सिंघानिया भी अपने बेटे को अजीब नजर से देख रहे थे। उन्हें अपने बेटे पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनका बेटा इतना दयालु नहीं था। अगर कोई उसके सामने मरा पड़ा हो तो वह उसकी तरफ नहीं देखेगा। सड़क से लड़की को उठाना तो दूर की बात है। उन्होंने अपने बेटे को नजरअंदाज किया और चंचल की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चंचल ने जैसे ही सुना अपना सिर उठाया और प्यार से बोली, मेरा नाम चंचल है दादाजी। ये कहकर चंचल ने अपने बैग की स्ट्रिप को मजबूती से पकड़ा और उनके पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गई और मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। मिस्टर सिंघानिया हंसते हुए बोले, क्या बढ़िया नाम है तुम्हारा। लेकिन हंसते हंसते अचानक उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने एक पल के लिए सोचते हुए पूछा, एक मिनट रुको, क्या तुम रघुवंशी परिवार से हो? ये सुनकर चंचल ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, हाँ। ये सुनते ही कुछ पल के लिए मिस्टर सिंघानिया रुक गए, लेकिन फिर मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिस्टर सिंघानिया ने चंचल से पूछा, मुझे याद है कि मिस्टर रघुवंशी की 2 बेटियां हैं, तुम बड़ी बहन हो या छोटी? चंचल ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब दिया, मैं छोटी बहन हूं दादाजी। मिस्टर सिंघानिया ने देखा कि वह जिस तरह से बात कर रही है वह ध्यान से सुन रहे थे और बड़े ही गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी आंखों और चेहरे पर बहुत मासूमियत थी और उनकी सच्चाई को मिस्टर सिंघानिया उसकी आंखों में देख सकते थे। विधांश जो सोफे में बैठा उन दोनों को देख रहा था। इन दोनों ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसने भी अपना फोन निकाला और ईमेल चेक करने लगा। वे दोनों बिल्कुल विधांश को नजरअंदाज कर चुके थे। मिस्टर सिंघानिया ने अपना गेमिंग कंसोल उठाया और चंचल से पूछा, बेटा क्या तुमने पहले कभी इसे खेला है? इसके अंदर बहुत सारे गेम्स हैं, राज पिछली बार में लेकर आया था और यह बहुत ही मजेदार है, उन्होंने कहा। चंचल ने जवाब दिया, मैंने पहले कभी इसे नहीं खेला, मैंने सिर्फ अपने भाई को इसे खेलते देखा है। चंचल की दिलचस्पी बढ़ गई थी। वह मुश्किल से ही गेम खेलते थे और जब भी खेलती थी तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। जब वह गेम नहीं जीत पाती थी तो गुस्से में आकर उसने खेलना ही बंद कर दिया था। अब उन दोनों की आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। वे दोनों गेमिंग कंसोल को घूर रहे थे और तुरंत उसे खेलना शुरू कर दिया। कंसोल में कुछ पुराने और नए दोनों प्रकार के खेल थे, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों। इस समय वे विमान युद्ध का खेल खेल रहे थे। उन्हें एक विमान को एक संरचना के बीच से उड़ाना था और देखना था कि कौन सबसे दूर तक ले जा सकता है। ओह गोली मारो, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। लेवल फेल। ओह। चंचल गेमिंग कंसोल को पकड़े हुए स्क्रीन को बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही थी और अजीब-अजीब तरीके से मुंह बना रही थी, क्योंकि उसका विमान मार गिराया गया था। मैं फिर से फेल हो गई, यह गेम बहुत ही टफ है, चंचल ने झल्लाते हुए कहा। उसने विधांश को दुखी चेहरे से देखा, जो चुपचाप एक कोने में बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी उसके कानों में मिस्टर सिंघानिया की आवाज पड़ी। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कितना अच्छा हूं ना, मिस्टर सिंघानिया ने गर्व से कहा और कंसोल की स्क्रीन पर अपने पॉइंट्स की तरफ इशारा किया। देखो, मेरे पॉइंट्स को हराना मुश्किल है। जैसे जैसे वह बूढ़े आदमी को दिखावा करते हुए सुनती गई, चंचल और भी ज्यादा दुखी हो गई। वह अपने होठों को दबाते हुए पीछे मुड़ी और तेज आवाज में बोली, हैंडसम हनी, क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है? विधांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन बंद करके सोफे से उठा। उसने अपने पॉकेट में एक हाथ डालकर शांति से कहा, क्राई बेबी, घर जाने का टाइम हो गया है।
चंचल मिस्टर सिंघानिया के साथ खेलने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही विधांश ने घर चलने के लिए कहा उसने तुरंत ही अपना पेट पकड़ लिया। उसे याद आया कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है। चंचल ने विधांश से कहा ठीक है चलो। फिर मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली दादाजी मैं चलती हूँ, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। मिस्टर सिंघानिया ने जैसे ही सुना कि चंचल जा रही है उन्होंने जल्दी से अपना कंसोल नीचे रखा और चंचल को देखकर बोले तो तुम फिर कब आओगी? हम चंचल ने अपने होठों के कोने पर उंगली रखकर सोचते हुए कहा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मिस्टर सिंघानिया को देखकर बोली दादाजी हम लोग अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जब आपको मेरी याद आएगी तो आप मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। ठीक है, ये बढ़िया विचार है। ये कहते हुए मिस्टर सिंघानिया ने तुरंत ही अपने तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला। दोनों ने अपने अपने नंबर एक्सचेंज किए। मिस्टर सिंघानिया ने खुशी से चंचल को देखा और अपना गेमिंग कंसोल उठाकर तुरंत ही चंचल के हाथों में थमा दिया। उन्होंने कहा छोटी बच्ची मैं अभी हॉस्पिटल में रह रहा हूं, इसलिए मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। चलो मैं तुम्हें ये गिफ्ट देता हूं ताकि तुम इसे खेल सको। जब मैं घर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदूंगा। लेकिन चंचल ने कहा दादाजी ये अपने खेलने के लिए है। चंचल आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया बोले अरे मेरे फोन में बहुत सारे गेम्स हैं, मैं राज से कहूंगा कि वह मेरे लिए दूसरा गेमिंग कंसोल ले आए। उन दोनों को देखकर विधांश ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने देखा कि उन दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी थीं। चंचल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खुश हो रही थी। एक तो उसे दादाजी जैसा दोस्त मिल गया था और दूसरा उसे वीडियो गेम मिल गया था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसे कोई बहुत कीमती चीज मिल गई हो। चंचल ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा बाय दादाजी, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वेदांश भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही चंचल बाहर गई मिस्टर सिंघानिया की आंखें एकदम गंभीर हो गईं। उन्होंने वेदांश को देखकर गंभीरता से कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन वेदांश के कदम गेट के पास रुक गए। चैप्टर 20 मुझे दर्द से डर लगता है। वेदांश गेट के पास पहुंचा था तभी उसे मिस्टर सिंघानिया की आवाज सुनाई दी, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर विधांश गेट के पास रुक गया। उसने जाती हुई चंचल को देखा और तुरंत ही गेट बंद कर दिया। फिर पीछे मुड़कर अपने डैड को देखने लगा। विधांश के गेट बंद करते ही मिस्टर सिंघानिया उसे देखकर बोले क्या वह वही शरारती लड़की है जिसे तुम्हारे बड़े भाई ने राज के लिए चुना था? विधांश ने कोई रिएक्ट नहीं लिया। वह शांति से बोला अगर आपको कुछ बात करनी है तो कहिए। तुम छोटे बदमाश, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या तुम वही नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? उस लड़की को तुम्हारे बड़े भाई ने चुना था। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन दोनों की शादी होने वाली है। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर भी तुम अपने भतीजे की पत्नी को कैसे चुरा सकते हो? मिस्टर सिंघानिया ये सब चंचल के सामने नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि वह उसे दुखी नहीं देख सकते थे। विधांश ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। वह अपनी ठंडी आवाज में बोला क्या वे सगाई कर चुके हैं? उसने अपने होठों के कोने को मोड़ते हुए बोला जहां तक मैं जानता हूं उसे राज पसंद नहीं है। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया गुस्से से अपना हाथ मेज पर पटक गुस्से से उसे देखते हुए बोले तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? वह आगे कुछ कहते विधांश पीछे मुड़ा और गेट खोलकर शांत आवाज में बोला मैं आपसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर वह बड़े कदमों से वहां से चला गया। उसे इस तरह जाते देख मिस्टर सिंघानिया चिल्लाते हुए बोले तुम रुको बदमाश, अपनी ही बात पूरी करो। मुझे पता है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें किसी से बेहतर समझता हूं। वह ये सब चिल्लाते रहे लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। आखिरकार उन्होंने उदासी से अपना सिर झुका लिया और अपने फोन में चंचल की फोटो देखते हुए बोले मुझे ये लड़की पसंद है। हालांकि तुम उससे बड़े हो लेकिन मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरे सामने अपने दिल की बात रखो। मिस्टर सिंघानिया जानते थे कि एक बार उनका बेटा कोई फैसला कर ले तो वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। वहीं विधांश गेट से बाहर निकला तो उसके कदम धीमे पड़ गए। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपने डैड को बताना चाहिए कि उसने कुछ नहीं किया है बल्कि वह शरारती लड़की ही है जो उसे चिपकी रहती है। वह वापस आया और गेट के पास खड़ा होकर अपने डैड को देखने लगा, कुछ सोचकर फिर वहां से जाने लगा।
वो जा पाता उससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया की नज़र उस पर पड़ गई। वह उसे देखकर हंसने लगे। हंसते हुए तेज आवाज में बोले, मुझे लगता है उस बिगड़ैल लड़की का हमारे परिवार में रहना आना तय है, चाहे वह किसी से भी शादी करे। वैसे भी मुझे बस वो बच्ची अपने घर में चाहिए, चाहे वे किसी की पत्नी बनकर आए। ये सुनकर विधांश तुरंत चला गया। जब वह रूम से बाहर आया तो चंचल सोफे पर बैठी थी। उसने अपना बैग अपने पैरों पर रखा हुआ था। वह अजीब तरह से मुंह बनाते हुए सामने रखे गमले के पौधे को एकटक देख रही थी। वहीं चंचल ने जैसे ही पैरों की आहट सुनी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत ही अपना सिर उठाकर देखा और एक खरगोश के बच्चे की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। विधांश ने उसे अपनी तरफ आते देखा, लेकिन वह कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। चंचल उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, मुझे भूख लगी है। चंचल जो भागते हुए उसके पास आ रही थी, जैसे ही विधांश को लंबे कदम बढ़ाते हुए देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे दौड़ने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। वह जल्दी से आए और उसकी शर्ट के कोने को पकड़ लिया। इस पर विधांश ने कुछ नहीं कहा तो चंचल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। हॉस्पिटल के रूम के अंदर विधांश के जाते ही मिस्टर सिंघानिया बिस्तर पर लेट गए। उनके चेहरे की मुस्कान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि उन्हें राज के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी अपने बेटे के लिए हो रही थी कि कम से कम उसने अपनी जिंदगी में किसी को पसंद तो किया। उन्होंने अपने फोन में अपनी वाइफ का फोटो निकाला और बोले, बेगम साहिबा, तुम इतनी जल्दी चली गईं, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अपनी बाकी की जिंदगी अकेले नहीं बिताएगा। वहीं दूसरी तरफ कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। रात का वक्त था तो ट्रैफिक बहुत ही कम था। सड़क पर शांति थी। चंचल कार की खिड़की के बाहर गुजरती स्ट्रीट लाइटों को देख रही थी। उसकी उंगली अनजाने में ही शीशे पर कुछ बनाने लगी थी। उसकी कोमल उंगलियां कुछ लिख रही थीं और वह बड़े ध्यान से कुछ बना रही थी। जैसे ही उसने लिखा हुआ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और खिड़की की तस्वीर ली और उसे पोस्ट कर दिया। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही उसने फोटो पोस्ट की, 2 लाइक और 1 कमेंट आ गए। फ्रेंड, तुम बदल गई हो क्या? तुमने डॉगी खरीद लिया। तुमने कहा था ना कि जब तुम डॉगी खरीदोगी तो सबसे पहले मुझे बताओगी। क्या तुमने अपने डॉगी का नाम विधु रखा है? वैसे अच्छा नाम है, यूनिक है। डॉग। चंचल ने जैसे ही यह शब्द देखा, तुरंत ही चोरों की तरह अपना फोन छुपा लिया और अपनी नीली आंखों से चुपके से अपने बगल में बैठे आदमी को देखने लगी। इसमें गलती चंचल की थी, क्योंकि उसने अपने हैंडसम हनी की जगह विधु लिखा हुआ था और उसने विधांश के बारे में किसी को नहीं बताया था। तो उसके दोस्तों को लगा कि उसने कोई डॉगी खरीदा है, क्योंकि चंचल को डॉग्स बहुत पसंद हैं और वह उनके साथ बहुत ही खुश रहती है। अब चंचल बड़े ही अजीब नजरों से विधांश को देखने लगी। मतलब उसके फ्रेंड्स ने भी क्या किया, इतना हैंडसम और हॉट लड़का उसे डॉगी बना दिया। वहीं विधांश जो अपना काम कर रहा था, उसे अपने ऊपर किसी की नजरों का एहसास हुआ तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसने चुपचाप चंचल को देखा। उसने देखा कि चंचल उसे ही बहुत अजीब नजरों से देख रही है। चंचल ने जैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते देखे, तुरंत ही अपना सिर घुमाया और बच्चों की तरह सीधे बैठ गई। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने तुरंत ही अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया, फिर फोन बंद करके रख लिया। वहीं चंचल को अब पसीने आ रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका हैंडसम होने ये देख लेता तो उसका क्या हाल होता। वह अपनी पलकें झपकाते हुए कियान से बोली, मिस्टर हॉटी, क्या एयर कंडीशनर ऑन नहीं है? कितनी गर्मी लग रही है। कियान ने ये सुन तो अजीब नजरों से मिरर के थ्रू चंचल को देखने लगा। फिर उसने एयर कंडीशन को देखा जो फुल चल रहा था। वह शांति से बोला, मिस चंचल, वो क्या है, एंस की बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से इस एयर कंडीशन को अभी बंद रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर चंचल उसे आंखें छोटी करके देखने लगी और तुरंत ही विधांश की तरफ देखकर बोली, हैंडसम हनी, देखो इसे। इससे पहले वह कुछ कह पाती, उसने विधांश के चेहरे को देखा जो गुस्से से एकदम लाल था। उसके आसपास से ठंडी हवा निकल रही थी। विधांश ने चंचल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह देखकर चंचल तुरंत बोली, हैंडसम हनी, क्या हुआ? क्या मैंने आपको परेशान कर दिया? ये कहते कहते चंचल की आवाज धीमी हो गई। विधांश सोच रहा था कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे असिस्टेंट को हॉट बोलने की।
उसकी सोच से अनजान चंचल उसे गुस्से से भरे चेहरे को देखकर आंखें टिमटिमाते हुए बोली, अगर मैं आपको परेशान कर रही हूं तो मुझे बता देना, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर गुस्से की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मुझे बता देना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। विधांश ने जैसे ही चंचल की बात सुनी उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके गालों को हल्के से दबा दिया। ममम। चंचल के गालों पर चोट लगी थी, उसके ऐसा दबाने से बहुत तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी तरह बोली, हूँ चोट लगी। वह अपने छोटे हाथों से विधांश के हाथों को पकड़ उन्हें अपने गालों से हटाने की कोशिश करने लगी। विधांश के हाथों पर चंचल के आंसू गिरते ही उसके दिल में अचानक से दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। जैसे ही उसने चंचल को छोड़ा वह तेजी से रोने लगी। उसे इस तरह देखकर विधांश सोचने लगा कि क्या उसने सच में इतनी जोर से दबाया था कि यह लड़की रोने लगी। वह थोड़ी तेज आवाज में बोला, रोना बंद करो। विधांश की तेज आवाज सुनकर चंचल ने अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। वह रोते हुए धीरे से बोली, हैंडसम हनी, गुस्सा मत करो, अगर आपने मेरे गाल दबाने हैं तो तुम दबा लो, पर मुझे ऐसे डांटो मत। ये कहकर उसने अपना हाथ हटाया और अपना चेहरा उसके सामने कर दिया। उसने बहुत ही मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होंठ भी कांप रहे थे। चंचल की इस हरकत पर वह विधांश को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। फिर उसने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को उसके गालों पर धीरे से रख दिया। वह थोड़ी कड़क आवाज में बोला, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं फिर से वही करूं तो ठीक है। ये सुनकर चंचल ने एक आंख खोलकर धीरे से कहा, धीरे करना, मुझे दर्द से डर लगता है। ये कहकर उसने विधांश की आस्तीन पकड़ ली और फिर से अपनी आंखें बहुत ही मजबूती से बंद कर ली, जैसे कि वह दर्द सहने के लिए तैयार हो। विधांश ने उसके चेहरे को देखा और उसके गालों को दबाने के बजाय बड़े ही प्यार से सहलाने लगा। चंचल जो दर्द होने का इंतजार कर रही थी बहुत देर तक, जब उसे दर्द नहीं हुआ, अचानक उसकी ठंडी उंगलियों का एहसास अपने गालों पर महसूस किया। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर कंफ्यूज होकर बोली, हैंडसम हनी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके आंसू चमक उठे। वह इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। विधांश ने अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ किया और गहरी आवाज में बोला, मैं छोटे बच्चों को नहीं धमकाता, तो रोना बंद करो। विधांश के मुंह से यह शब्द सुनकर चंचल के दिल में खुशी के पटाखे फूटने लगे। वहीं उसका अगला एक्शन देखकर कियान तो हैरान रह गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।